सामुद्रिक की लाल किताब के फरमान 1939। लाल किताब के रचयिता पंडित श्री रूपचंद जोशी जी। आवाज सुनता हर किसी की, ना ही भूला कोई हो, सबसे पहले याद उसकी, फिर सभी दुनिया की हो। नई किरण, नई रोशनी। लाल किताब ज्योतिष को प्यार करने वाले और उस पे विश्वास रखने वाले बहन भाइयों एवं इस इल्म के विद्यार्थी और विद्वानों, हम सब के लिए आज हर्ष का विषय है कि आज लाल किताब के इतिहास में एक नया मील पत्थर स्थापित होने जा रहा है। आज 18 जनवरी 2015 का दिन लाल किताब के रचयिता पंडित श्री रूपचंद जोशी जी का जन्मदिन है और इस पावन दिन को आधार बनाकर लाल किताब ज्योतिष को नए आयाम प्रदान करने के लिए हमारे छोटे भाई विद्यार्थी लाल किताब हरेश पंचोली जी ने जो महत्वपूर्ण कदम उठाया है वह अत्यंत सराहनीय है। इस विद्या से उनका अटूट रिश्ता है, एक बहुत बड़ा विश्वास है और हमने एक गजब उत्साह देखा है उनमें। इस विद्या को वो और आगे बढ़ते देखना चाहते हैं और इसी स्वप्न को साकार करने के लिए उन्होंने संकल्प लिया है कि लाल किताब के सभी 5 उर्दू ग्रंथों, लाल किताब के फरमान 1939, लाल किताब के अरमान 1940, लाल किताब गुटका 1941, लाल किताब तरमीम शुदा 1942, लाल किताब 1952 का हिंदी रूपांतरण करके इसे इंटरनेट पर डाला जाए ताकि ज्योतिष का हर प्रेमी सुगमता से इसका अध्ययन करके इसके गूढ़ रहस्यों को समझ सके और इस इल्म के मुख्य मकसद कर भला होगा भला को सही अंजाम दे सके। इसी संदर्भ में आज लाल किताब का प्रथम और मूल अंक लाल किताब के फरमान 1939 का हिंदी रूपांतरण आम जनता के लिए निःशुल्क इंटरनेट पर डाला जा रहा है। आज से पहले भी इस अंक के कुछ हिंदी रूपांतरण सामने आए हैं, लेकिन उनमें कुछ कमियां रही हैं, जैसे कि 1939 वाली किताब की गलती का दुरुस्तीनामा जो कि लाल किताब के अरमान 1940 में दिया गया है, जिनकी शुद्धि नहीं की गई थी, वो अब इस अंक में पूर्ण रूप से कर दी गई है विद्यार्थी जी के इस प्रयास से। जहाँ तक लाल किताब के विषय वास्तु का संबंध है, मैं संक्षेप में कहना चाहूँगा कि लाल किताब एक ऐसी अनुपम, अद्भुत और सरल विद्या है जिसके द्वारा इंसान के प्रारब्ध कर्मों को जाना जा सकता है एवं उनका अनुशीलन परिशीलन किया जा सकता है और वर्तमान जीवन को सही ढंग से जीने की प्रेरणा देकर जीवन को सुखमय बनाया जा सकता है। दरअसल लाल किताब जीवन जीने की सही कला बताकर मानव समाज का मार्गदर्शन करने वाली एक अलौकिक विद्या है जिसकी कीमत एक जानने वाले से छिपी हुई नहीं है। अतः मैं इस अच्छे कार्य के लिए विद्यार्थी लाल किताब जी को बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि लाल किताब के फरमान का ये हिंदी रूपांतरण ज्योतिष जगत के विद्यार्थियों को मंजिल तक ले जाने में उनकी राहों को आसान करेगा। श्री मिलख राज बागला, फाजिलका वाले, चंडीगढ़। राहें लाल किताब की, आवाज़ सुनता हर किसी की, ना ही कोई फरियाद हो, सबसे पहले याद उसकी, फिर सभी दुनिया की हो। लाल किताब का नाम आए और इन 5 सामुद्रिक रत्नों के रचयिता पंडित श्री रूपचंद जोशी जी का नाम याद न आए तो ये हो नहीं सकता। पंडित जी ने अवाम को ये 5 रत्न देकर ज्योतिष जगत में एक क्रांति ला दी है, जिससे ज्योतिष जगत में एक नए युग का आगाज हुआ है। यही एक ऐसा इल्म है जो हर किसी के लिए मुनासिब, आसान और कम कीमत के उपाय बतलाता है। पंडित जी और लाल किताब की प्रशंसा के लिए मेरे शब्दों में
मेरे शब्दकोश में इतनी क्षमता नहीं कि मैं कुछ कह सकूं या बखान कर सकूं, पर ये अपना सौभाग्य समझता हूं कि परम पिता परमात्मा की कृपा, पंडित जी की देवी प्रेरणा और आशीर्वाद के द्वारा लाल किताब ग्रंथ की श्रृंखला के प्रथम भाग लाल किताब के फरमान 1939 का उर्दू से हिंदी के रूपांतरण का काम पूरा कर पाया हूँ। आज पंडित जी रूपचंद जोशी जी के 118वें जन्मदिन पर कोटि कोटि वंदन, और पंडित जी के जन्मदिन पर ही लाल किताब के चाहने वालों के लिए इस श्रृंखला का पहला रत्न लाल किताब के फरमान 1939 को आम आवाम के लिए इंटरनेट पे निःशुल्क रखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस ग्रंथ को लाल किताब के अरमान 1940 में दी हुई दुरुस्तियों को दुरुस्त करके लिखा गया है, ताकि इसे समझने में और आसानी हो जाए। इन 5 रत्नों को एक के बाद एक करके इंटरनेट पर रखा जाएगा, जिसकी वजह सिर्फ यही है कि इस महान इल्म को आम आवाम तक पहुंचाया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा आवाम इसका फ़ायदा ले सके। मेरे ख्याल से लाल किताब एक ऐसा लफ्ज़ है जो इसके चाहने वालों को दीवाना कर देता है। ये एक ऐसा मुकम्मल इल्म है जो हर एक सवाल का जवाब दे सकता है। अगर आपका सवाल सही हो और आप में वो लाल किताब में से खोजने की ताकत हो, लाल किताब का हर लफ्ज़ हमें अपने आसपास और हर जगह घूमता नज़र आ जाता है। इस किताब की हर बात सही और सटीक मालूम लगती है, जो आज से तकरीबन 75 साल पहले लिखी गई थी। मुझे उम्मीद है कि मेरे ये प्रयास इस महान इल्म को समाज के सामने सही रूप में लाने में, इस इल्म को समाज में सही स्थान प्राप्त करने में और समाज के मार्गदर्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। लाल किताब कुल 5 हिस्सों में लिखी गई थी, जिसमें से लाल किताब के फरमान 1939 और लाल किताब के अरमान 1940 ये इस इल्म की नींव है। अगर इस इल्म को सही मायनों में सीखना है तो पहले इन दोनों रत्नों से शुरुआत करनी होगी। इसके बाद और 3 रत्न हैं। लाल किताब गुटका 1941, जिसमें पंडित जी ने काव्य रचना से इस इल्म को आगे बढ़ाया है। लाल किताब तरमीम शुदा 1942 है, जिसमें 1941 से एक कदम आगे उसी काव्य रचनाओं का अर्थ कैसे और क्या करना है ये समझाया है। आखिरी रत्न लाल किताब 1952, इन रत्नों को पहले से आखिर तक पढ़ना ही कोई मायने और मतलब देगा। अगर इसको सिर्फ उपायों के लिए पढ़ा जाएगा तो कोई मतलब हल ना होगा। इस ग्रंथ को लिखने में मेरी मदद करने वाले मेरे गुरु समान श्री मिलक राज बाघला जी फाजिल्का चंडीगढ़ और मेरे दोस्त श्री हिमांशु पटेल अहमदाबाद, श्री नाबिला सदाफ जी बुकेला पाकिस्तान, कुमारी इंजीनियर महेसाना का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर इन सब ने मदद ना की होती तो शायद आज इस रत्न को मुकम्मल कर पाना मेरे लिए नामुमकिन था। इस महान कार्य को करने का मन में बीज अंकुरित करने वाले मेरे दोस्त श्री अरुण यादव रोहतक और श्री गोपाल कामरा दिल्ली का मैं शुक्रगुजार हूँ। अतः अंत में मैं अपने सभी पाठकों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरे पूरे प्रयासों के बाद भी इस अंक के हिंदी रूपांतरण में कुछ कमियां रह सकती हैं, जिसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा और इन गलतियों को मुझ तक पहुँचाने वाला इस इल्म का सच्चा स्नेही व प्रेमी होगा। विद्यार्थी लाल किताब, हरेश पंचोली अहमदाबाद। कर भला होगा भला, आखिर भले का भला। सरसरी नोट, इस किताब में इल्म सामुद्रिक की अलिफ बे 35 हरफ मुकम्मल तौर पर देने की कोशिश की गई है। इसलिए पहले तमाम किताब को शुरू से आखिर तक खूब गौर से पढ़ना कोई मायने देगा, क्योंकि एक फरमान दूसरे से बिल्कुल जुदा होता चला गया है। इस तरह पर तजुर्बे की मुद्दत व ज़्यादती का अरसा इस किताब का असल मतलब व फ़ायदा खुद ब खुद समझाएगा। सिर्फ एक ही दफ़ा पढ़ने से कोई मतलब हल ना होगा। इस इल्म की बुनियाद पर किताब की जिल्द लाल हलवानी रंग इंसानी हाथ में मुबारक फल देगी। लाल रंग के बगैर किसी भी और रंग की जिल्द गैर मुबारक होगी।
किसी बात को आजमाने से पहले इसके मुतल्लिक़ अपना जाती फैसले से गलत कहना दुरुस्त न होगा। किताब के बगैर मन गढ़ंत बात वहम पैदा करेगी। लाल किताब के फरमान। कुदरत से किस्मत किस तरह आई। फरमान नंबर 1। फरमान व अरमान दोनों एक ही नंबर के हैं, इसलिए इकट्ठे मिलाकर पढ़ने से पूरा मतलब होगा। जब बच्चा पैदा होता है, बंद मुट्ठी लाता है, जब वह इस दुनिया से कूच करता है तो दोनों हाथों की मुट्ठियाँ खोल जाता है। छोटा सा बच्चा अमूमन मुट्ठी बंद ही रखता है और आसानी से किसी दूसरे को अपनी हाथ की हथेली देखने नहीं देता। जो बढ़ता है मुट्ठियाँ खुली रखने का आदी होता जाता है। आखिर एक दिन ऐसा आता है कि वह भरी दुनिया से मुंह मोड़ लेता है, जिस्म अकड़ जाता है और वही मुट्ठी जोर से बंद करने पर भी बंद नहीं होती। मतलब ये कि इस बचपन में अपना कुदरती भेद और छोटी सी मुट्ठी का खजाना किसी को दिखाना नहीं चाहता, और जब अपनी मुकर्ररा उम्र के लिए साथ लाया हुआ दाना पानी और दुनिया का तमाम हिसाब किताब ख़त्म कर चुकता है तो बाकी बची हुई चीज़ की मुट्ठी भर कर अपने साथ नहीं ले जा सकता। मुट्ठी बंद करके साथ क्या लाया और कौन सी चीज़ की मुट्ठी भरकर अपने साथ न ले जा सका, यही एक भेद है, जिसका मतलब इस मुट्ठी में ही भरा हुआ है। बंद मुट्ठी में क्या है? सिर्फ खाली जगह, जिसका दूसरा नाम आकाश है, जिसमें सिर्फ हवा भरपूर है। हवा से जब आग मिली तो पानी पैदा हुआ, इसमें मिट्टी मिली तो दुनिया का सब भंडारा पैदा हुआ। दूसरे ख्याल में बंद मुट्ठी के आकाश में जमाने की हवा का मालिक बृहस्पति था, जिसमें गर्मी के भंडारी सूरज की चमक से चंद्र के पानी और शुक्र की मिट्टी के बाद मंगल का खाना पीना और बुध की अक्ल व बोलना बुलाना, शनिचर का जादू मंत्र और देखना व दिखाना, राहु की रहनुमाई व कल्पना कल्पाना और केतु से चलना फिरना, गैरों से मिल मिलाना। या हुक्म कुदरती को अपना ही खुद बनाना, सबके सब बंद पड़े थे। इस जन्म मरण के सवाल का शुरू व आखिर, यानी माँ पहले या बेटी मालूम करने का ढंग क्या हुआ। हाथ की हथेली पर ही सब कुछ लिखा हुआ है, जिसके पढ़ने से इल्म सामुद्रिक मददगार होगा। फरमान नंबर 2। बच्चे ने जब मुट्ठी खोली तो उसमें हाथ की हथेली और अंगुलियों का हिस्सा जुदा जुदा मालूम होने लगा। हथेली का एक बड़ा मैदान इकट्ठा और हर एक उंगली जुदा जुदा पाई गई। हथेली कहीं से ऊंची, कहीं से नीची, कहीं लकीरें और कहीं निशान जाहिर हुए। इस तरह से उंगलियों के भी कई कई टुकड़े जुदा जुदा करके फिर इकट्ठे एक ही में मिले हुए नजर आने लगे। हाथ की हथेली खुश्की का एक निहायत ही बड़ा बर्रे आजम या ब्रह्मांड माना गया। पहाड़ की तरह ऊपर को उभरी हुई जगह का नाम बुर्ज मुकर्रर हुआ। लकीरों को रेखा का नाम मिला और पानी के दरिया लहरें मारते हुए इधर उधर भागते माने गए। किसी को उम्र रेखा, किसी को किस्मत रेखा से याद किया गया, जो इकट्ठे मिल मिलाकर एक समंदर बना, जिसकी वजह से इस इल्म के नाम भी सामुद्रिक या समंदर की विद्या ही ठहराया गया। फरमान नंबर 3। बुर्ज या पहाड़ जिस कदर ऊंचे, लंबे, चौड़े और मजबूत होंगे, उसी कदर ही एक दूसरे की अच्छी व बुरी हवा की रोकथाम कर सकेंगे। दरिया की नदियाँ या समंदर के दरिया जिस कदर गहरे और तह जमीन साफ वाले होंगे, उसी कदर ही उनमें पानी की ज़्यादा चाल या पक्का असर होगा। जिस कदर नदियाँ और दरिया कम गहरे और चौड़े होंगे, उसी कदर ही न सिर्फ पानी कम या असर हल्का होगा, बल्कि असर के वक्त ही रफ्तार भी मध्यम होगी। रेखा में मुख्तलिफ निशान दरिया में बरते जजीरे या रास्ते की रुकावट होगी। दरिया या रेखा जिस जिस पहाड़
या बुर्ज के इलाके से गुजर कर जाएंगे, उसी किस्म की मिट्टी साथ ले आएंगे, और जिस किस्म की मिट्टी दरिया में मिली हुई होंगी, उसी किस्म का असर दरिया रेखा के दरिया में मौजूद होगा। और बुर्ज या पहाड़ के जड़ी बूटियों से होकर आई हुई मध्यम तेज मीठी कड़वी हवा के असर का साथ होगा। फरमान नंबर 4, हथेली के बर्रे आजम में के टुकड़े आदाद में 7 बुर्जों के नाम से गिने गए हैं। बृहस्पति, सूरज, चंद्र, शुक्र, मंगल दोनों, बुध, शनिचर। इनके अलावा 2 और है। एक को तो राहु इस बर्रे आजम की अंदरूनी तह में चलने वाली लहर माना गया है, दूसरे को केतु इसे बर्रे आजम की बैरूनी तह पर दौड़ती हुई और पहली लहर के हमेशा बरखिलाफ और दुश्मनी पर रहने वाली जहरीली हवा को कहा गया है। नोट: इस नक्शे में बुर्जों के नंबर उम्र में असर करने के हिसाब से दिए गए हैं, यानी जिस तरह एक के बाद दूसरा नंबर है, इस तरतीब से ग्रह अपना अपना असर उम्र पर करते हैं। मंगल बुध को मंगल नेक का ही हिस्सा लेते हैं। अंगूठा शुक्र मंगल नेक, बृहस्पति, शनिचर, सूरज, बुध, मंगल बुध, चंद्र। मेष, वृष, मिथुन, मकर, कुंभ, मीन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन। राहु की अंदरूनी लहर आग वाले पहाड़ों के लावा या पिघले हुए मादा की तरह भूचाल पैदा करती है। केतु की बैरूनी लहर दरिया और समंदर में तूफान लाती है। आग या आतिशी लहर का मादा पानी के इलाके में आकर रुक जाता है, मगर तूफानी हवा की लहर पानी को इधर उधर करने के अलावा तमाम सांस लेने वालों पर भी बुरा असर पैदा करती है। फरमान नंबर 5, हाथ की हथेली के बर्रे आजम के टुकड़ों के अलावा हाथ की अंगुलियों की हर एक गांठ को राशि कहकर पुकारा गया है, जो 12 तरफों की खबर देने के लिए तादाद में 12 है। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ, मीन। हर एक बुर्ज या पहाड़ का दरिया या रेखा उसी पहाड़ या बुर्ज के अपने नाम से मुकर्रर किया गया है। फरमान नंबर 6, बुर्ज, राशि और रेखा के अलावा मकान, जाए, रिहाइश, ख्वाब, दूसरे शकुन, माल, माल मवेशी, परिंदे या दूसरे दुनिया के साथी और इल्म क्याफा इस इल्म के जरूरी पहलू गिने गए हैं। दरअसल सबके मालिक ने इंसान के साथ इसके कामों का हुक्मनामा उसके अपने कब्जे में ऐसे ढंग से दस्ती भेजा है जो कभी गुम न होने पाए। इस हुक्मनामे में कोई तब्दीली या धोखाबाजी नहीं की जा सकती, सिर्फ शक्की बात को दुरुस्त हालात में बदला जा सकता है। इस हुक्मनामे के पढ़ने ये इल्म दुनियादारों ने जारी किया है, जो जाहिरा तो वहम का खुश्क झगड़ा मालूम होता है, मगर दरअसल कुछ मायने और समंदर की जाहिरी रंगत की तरह अपनी तह में कीमती जवाहरात रखता है, जिनकी असल कीमत एक जानने वाले से छुपी हुई नहीं। हथेली के 9 टुकड़े, 7 जाहिरा और 2 जुदी लहरें और अंगुलियों की 12 गांठें 9 निधि और 12 सिद्धि को याद करा लेंगी। या यूं कहो कि 9 पहाड़ों, बुर्जों या ग्रहों का कुदरत का असर कुदरत के 9 भरे हुए खजाने या भंडार है, जिसे खर्चने के लिए हाथ की चारों अंगुलियों या दुनिया की चारों तरफे पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, मशरिक, गरब, शुमाल, जनूब लगी हुई हैं। मतलब ये कि चारों ये राशियों के फल या असर में इंसानी ताकतों से अदला बदली करने की गुंजाइश है, मगर बुर्जों या ग्रहों का फल हमेशा के लिए मुकर्रर हो चुका है, जिसमें इंसानी अक्ल से कोई तब्दीली नहीं कर सकते। हर एक उंगली की तीनों गांठों में 3 लोक या तीनों जमाने
बाजी हाल मुस्तकबिल या जमीन आसमान पाताल के कारोबार से मुराद होगी। अंगुलियों की नाखून वाली पहली पोरियों या गांठों पर चक्कर, शंख, सदफ जाहिरा जिंदगी का जमाना, दिन के कामकाज बताते हैं। और हाथ की सबसे आखिरी जगह गैबी हालत, दिल की अंदरूनी चाल या रात का जमाना चंद्र का बुर्ज बताती है। हथेली से इंसान के अपने काम आने वाली चीज़ों से मुराद लेते हैं और हाथ की पीठ को दूसरे के काम आने के लिए माना गया है। फरमान नंबर 7, हर एक बुर्ज की पक्की जगह हथेली की हर एक गांठ पर हमेशा के लिए उस जगह पक्की और कायम रहने वाली मानी गई है जहाँ की नक्शे में दिखलाया गया है। 7 बुर्जों या ग्रहों के तो पक्के तौर पर हाथ की हथेली पर जगह दे दी गई है, मगर 2 ग्रहों राहु और केतु को सिर्फ साया ही माना गया है। केतु इस धड़ का साया है जो बगैर सिर के लाश होवे, और राहु इस सिर का साया है जो बगैर धड़ के सिर होवे। राहु के आग वाली मादा का पैदा किया हुआ भूचाल सिर्फ सिर के ख्यालत से ताल्लुक रखता है। राहु के आग वाली मादा का पैदा किया हुआ भूचाल सिर्फ सिर के ख्यालात से ताल्लुक रखता है, और केतु का असर पांवों की नकलों हरकत हुआ करती है। सूरज दिन का मालिक और चंद्रमा को रोशनी देने वाला है, या सूरज आग और चंद्रमा पानी, या सूरज गुस्सा गर्मी और चंद्रमा शांति और ठंडक देता है। इसलिए मानते हैं कि जब राहु की आग से पिघले हुए मादे की लहर सूरज के बुर्ज पर या आग के पहाड़ में आती है तो हद से ज़्यादा पिघलने के सबब से धुआंधार जमाना पैदा कर देती है और सूरज के सामने अंधेरा ही अंधेरा हो जाता है। ये सूरज ग्रहण का नज़ारा है, मगर वह मादा चंद्र की तरफ बढ़ता है तो पानी की ठंडक से जमकर ठहर जाता है। जिस तरह दरिया पानी आ जावे भूचाल की लहर रुक जाया करती है और चंद्र या पानी के आगे दीवार की मानिंद बन जाता है और इसके असर को सिर्फ मध्यम करता है। असर जरूर बुरा है, मगर चंद्र को कोई नुकसान नहीं दे सकता। इस तरह केतु सूरज की आग को तो बुझा नहीं सकता, सिर्फ इधर उधर चिंगारियां कर देगा, मगर जब चंद्र के बुर्ज या समंदर और पानी पर जाता है तो न सिर्फ पानी की तह को ऊपर नीचे और तूफान वगैरह पैदा करता है, बल्कि पानी या चंद्र के समंदर को अपने दोस्त शुक्र की मिट्टी से बर्बाद कर देता है। पानी हवा को क्या कहे, हवा इसमें हर तरह की जहर पैदा कर देती है। ये चंद्र ग्रहण का वक्त होगा। फरमान नंबर 8, ग्रह का असली नाम गांठ है और इस इल्म में भी हर बुर्ज की बुनियाद अंगुलियों की जड़ और हथेली की गांठ पर मानी गई है। फरमान नंबर 9, हफ्ते के दिनों की तरह इतवार, सूरज, सोमवार, चंद्र, मंगल, बुध, वीरवार, बृहस्पति, शुक्र और शनिचर 7 ही हैं। शाम के वक्त को 8वां राहु और सुबह के तड़के को 9वां केतु होगा। फरमान नंबर 10, जमीन और आसमान की दरमियानी खाली जगह का नाम आकाश कहा है, जो बच्चे के पैदा होने के वक्त इसकी बंद मुट्ठी में भी मौजूद था। आकाश में हवा हुई तो हवा में गर्मी या आग आई, आग से पानी और पानी से मिट्टी या कुल ब्रह्मांड पैदा हुआ। इसी तरह ही इस इल्म में किस्मत को जगाने वाले बुर्ज या ग्रह इसी चक्कर में माने गए हैं और नीचे लिखी तरतीब से अपना अपना असर इंसानी किस्मत में दिखलाते हैं। बृहस्पति हवा, रूह व सांस, पिता गुरु सुख, सूरज आग, गुस्सा जिस्म अक्ल तमाम अंग इल्म, चंद्र पानी शांति दिल, माता जायदाद जद्दी, शुक्र मिट्टी कामदेव आजिजी स्त्री गृहस्थ, मंगल खाना पीना लड़ाई हौसला भाई, बुध बोलना दिमाग हुनर जबान नसीहत पेशा दोस्ती, शनिचर देखना चालाकी मौत बीमारी लूटना, राहु सोचना ख्यालात या दिलों की नकलों हरकत ससुराल नेकी बदी का हिसाब, केतु सुनना पावों की नकली हरकतें, राहु केतु नेकी बदी का हिसाब।
ऊपर का असर सारी उम्र पर ही इस तरह होगा। एक ग्रह का असर खत्म और दूसरे के शुरू के दरमियान 40 दिन फालतू होंगे, यानी बुरे ग्रह की मियाद के 40 दिन बाद तक इसका बुरा असर हो सकता है और शुरू होने का अपनी मियाद से 40 दिन पहले ही असर हो जाना माना है। इकट्ठे असर के सिर्फ 40 दिन ही होंगे, मगर दोनों ग्रहों के जुदा जुदा 40 दिन न होंगे। ये रियायती 40 दिन कहलाते हैं। इसी असूल पर बच्चे के जन्म से लेकर 40 दिन और मर जाने पर 40 दिन या 40 दिन का मातम या चालीसा मनाया जाता है और इंसानों में भी 40 चंद्रा पूरा मनहूस होगा। फरमान नंबर 11, बच्चा पैदा हुआ, बंद हवा से इस जमाने की हवा में आया। ये जमाना वह है जबकि बच्चे का जिस्म नरम, खुला और तबीयत बिल्कुल भोली भाली है। अभी 7 ग्रह का असर मुकम्मल नहीं हुआ या 7 साल तक दिमाग के खाने पूरे नहीं हुए। लोक परलोक के मुश्तरका का ख्यालात बच्चे में पैदा हो गए हैं। 12 साल तक या 12 राशियों की म्याद तक कोई बीमारी बच्चे की अपनी नहीं गिनते। अब इसने गुरु से तालीम हासिल की और इस जमाने की हवा का असर सोना आने होने लगा। कर्म धर्म करना सीखना और इज्जत और बेइज्जती का फ़र्क होना शुरू हुआ तो उम्र का ज़माना वह आया जो रूहानी हालत का हुआ। पट्टे जो बढ़ने थे बढ़ चुके, जो तो बृहस्पति की उम्र हुई 16 साल। 2 इल्म व हुनर के बाद राज दरबार से खुद अपने हाथों से धन दौलत कमाना शुरू किया तो ये वक्त अहद सूरज हुआ। बच्चा बालिग है, 21 साल से रेखा में भी कोई तब्दीली नहीं मानते। अब उम्र हुई 22 साल। 3 अपनी कमाई से माता की सेवा करने लगा तो चंद्रमा का जमाना हुआ और उम्र हुई 24 साल। 4 स्त्री ताल्लुक, बड़े परिवार, गृहस्थ आश्रम और बाल बच्चों का जमाना शुक्र का अहद हुआ, उम्र हुई 25 साल। 5 खाना पीना, भाई बंदों की सेवा, जंग व जदल, जिस्मानी दुख, बीमारी वगैरह का वक्त मंगल नेक व बद गिना गया तो उम्र हुई 28 साल। बुद्धि के काम, तिजारत, व्यापार, हुनर, दस्तकारी, दिमागी लियाकतों वगैरह से धन दौलत का जमाना बुध का अहद हुआ। राज दरबार में होते हुए ये काम नहीं कर सकता, इसलिए जब बुध के साथ सूरज हो तो बुध का असर नदारद और उम्र हुई 34 साल। संन्यास या मकान, जायदाद, चालाकी की आंख से धन दौलत का ढंग पकड़ा तो शनिचर का वक्त हुआ और उम्र हुई 36 साल। दुनिया के अंदेशे की फर्जी सोच विचार ख्यालात की नकलो हरकत का जोर हुआ तो राहु का जमाना हुआ और उम्र हुई 42 साल। 9 अपने आप से जब दुनिया का हल ना हुआ तो इधर उधर सलाह मशवरा के लिए पावों की नकलो हरकत शुरू हुई या बच्चा चलने और दौड़ने लगा तो केतु का जमाना हुआ और उम्र हुई 48 साल। फरमान नंबर 12, किस्मत की हेरा फेरी, बड़ी रेखा शायद ही कभी बदला करती है। शाखों का बदलना मुमकिन है, वो भी उम्र के हर 7वें साल, 7, 14, 21, मगर 21 साल की उम्र से रेखा में कोई तब्दीली होनी नहीं मानते। ये बालिग होने का जमाना है। उम्र के हर 7वें साल तब्दीली हालत, ख्वाह बुरी तरफ होवे ख्वाह भली तरफ मानते हैं। अल्पायु, छोटी उम्र जिसका जिक्र उम्र रेखा में होगा वालों की उम्र के 8वें साल, 8, 16, 32, 40, 48, 56 और 64 तक जिंदगी खतरा में गिनते हैं। फरमान नंबर 13, बच्चे की रेखा का 12 साल उम्र तक कोई एतबार नहीं। फरमान नंबर 14, मर्द का दायां हाथ सूरज तदबीर जाहिरा अपने आप का काम और बायां हाथ चंद्र तकदीर बुजुर्गों का हिस्सा गैबी मदद के हालात से मुतल्का है, क्योंकि आम तौर पर इंसान दिमाग के बाईं तरफ के खानों से काम लेता है जिनका ताल्लुक बाएं हाथ पर होता है और दिमाग के दाएं तरफ के खानों से कम ही काम लेता है जिनका ताल्लुक बाएं हाथ से है। इसलिए अगर कोई रेखा बाएं हाथ पर ही होवे और दाएं पर जाहिर न हो तो इस रेखा का असर कम ही गिना है, क्योंकि इस असर को पैदा करने के लिए इंसान कभी ख्वाब व ख्याल में ही न लाएगा।
कुदरती तौर पर इसका अगर असर जाहिर हो जावे तो मुमकिन है। मुफसिल दिमाग के खानों में हाल में जिक्र है। फरमान नंबर 15, औरत का यही हाल उलट हाथों से माना है। फरमान नंबर 16, फरमान 55 से मुश्तरका रेखा का ऊपर को झुकाव और उठाव तरक्की या नेकी असर और नीचे का झुकाव बुरा असर बताता है। यही हाल शाखा के ऊपर को या नीचे को निकलकर जाने से गिना है। फरमान नंबर 17, बगैर रेखा वाला हाथ कज्जाक डाकू संग दिल होगा। फरमान नंबर 18, बहुत ज़्यादा रेखा वाला मंद भाग और वहमी होगा। फरमान नंबर 19 ज़्यादा चौड़ी रेखाएं बहुत कम नेक असर देंगी। मध्यम सी रेखाएं और बेमायनी होंगी, देर बाद असर देंगी। फरमान नंबर 21, साफ रेखाएं दुरुस्त नतीजे और पुरमायने होंगी। गहरी रेखाएं और जल्द असर देंगी। फरमान नंबर 22, स्याह काली रेखाएं मनहूस नतीजे वाली होंगी। कर्म होने से पहले ही दूसरी रेखा का शुरू हो जाना रेखा टूटा होना नहीं होता, बल्कि तब्दीली जाहिर करता है। ख्वाह वह तब्दीली बुरी तरफ का होवे, ख्वाह भली तरफ को हो जाने लगे। अगर ऐसी तब्दीली बुरी तरफ को जाती मालूम होवे तो दान से रिहाई और नेक असर होगा, जिसका जिक्र बुर्जों में है।